वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप लर्निंग। इस वीडियो में हम जानेंगे थ्योरी ऑफ एलिट्स के बारे में, जिसको दिया है विल्फ्रेडो पेरेटो ने। तो पेरेटो ने कहा कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अनइक्वल हैं फिजिकली, मेंटली और मोरली। मीन्स जो फिजिकली ज़्यादा फिट है वो मेंटली उतना हो सकता है स्ट्रांग ना हो, और जो मेंटली स्ट्रांग होगा हो सकता है फिजिकली उतना कैपेबल ना हो। तो इसी तरीके से एक क्लास बनती चली जाती है सोसाइटी में। जो फिजिकली ज़्यादा फिट होंगे उनकी क्लास बनती चली जाएगी। दूसरा, जो इंटेलिजेंट हैं, जिनका आईक्यू बहुत हाई है, उनकी एक क्लास बनती चली जाएगी। उनका एक रोल डिफाइन होता चला जाएगा सोसाइटी में। और उसी तरीके से कुछ लोग हैं जो आर्ट के फील्ड में जाते हैं, जिनका क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती है, उनकी एक पूरी क्लास बनती चली जाती है। और इसी में धीरे धीरे सब एक ब्रांचेज में अपनी अपनी डिवाइड होते चले जाते हैं और एक सर्कल बनता हुआ चला जाता है सभी ब्रांचेस को मिला के एलिट का। तो पेरेटो ने कहा कि यही लोग हैं जो कि इंटेलिजेंट और कैपेबल हैं बाकी लोगों के कंपैरिजन में। तो उनके उनसे मिलती हुई एक क्लासेस बनती चली जाती हैं, और उन्हीं को कहा गया है थ्योरी ऑफ एलिट। और इसको इन्होंने डेफिनेशन दी है कि अ क्लास ऑफ द पीपल हु हैव द हाईएस्ट इंडाइसेस इन देयर ब्रांच ऑफ एक्टिविटी। इंडाइसेस मींस वैल्यू या फिर स्कोर। मींस जिसके अंदर ज़्यादा कैपेबिलिटी होगी, ज़्यादा इंटेलेक्ट होगा और ज़्यादा स्कोर होगा किसी भी चीज़ को करने में, तो वो ऑटोमेटिकली आगे निकलता हुआ चला जाएगा बाकी सब लोगों से। आगे पेरेटो ने बताया कि जो एलिट्स हैं वो भी डिवाइडेड हैं दो तरीके में, गवर्निंग एलिट और नॉन गवर्निंग एलिट। अब गवर्निंग एलिट क्या है? गवर्निंग एलिट वो हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्ले करते हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल गवर्नमेंट को चलाने में। मीन्स जो, अगर आप ऐसे पॉलिटिकल सिनेरियो में देखें एक कंट्री के, तो जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हैं ले रहे हैं उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। जबकि कुछ लोग होते हैं जो पीछे रहते हैं पर्दे के पीछे, लेकिन उनका भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है उस डिसीजन मेकिंग में। जबकि जो नॉन गवर्निंग एलिट हैं वो हैं जो बाकी पॉपुलेशन, जो भी एलिट्स थे वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में अपनी इंटेलेक्ट, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड हो गए थे। तो जो भी डायरेक्ट गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं वो गवर्निंग एलिट हो गए। वाइल नॉन गवर्निंग एलिट क्या है? वो जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, जो और किसी ब्रांचेस में है, जिनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो अपनी फील्ड में सबसे आगे हैं, तो उनको बोला जाएगा नॉन गवर्निंग एलिट्स। तो विल्फ्रेड पेरेटो ने क्या किया है? फोकस किया अपना अटेंशन गवर्निंग एलिट पे, कि जो गवर्न करते हैं एक नेशन को या फिर किसी स्टेट को। पेरेटो की इस थ्योरी को काफ़ी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा, क्योंकि वो क्लियर नहीं थे ये बता पाने में, जो लोग अपनी मेहनत से, अपने मेरिट से वो एलीट वाला दर्जा प्राप्त करते हैं, और जो लोग होते हैं जो इनहेरिट करते हैं वेल्थ और गुड कनेक्शन, मीन्स एलिट एलीट वाला जो स्टेटस है वो इनहेरिट करते हैं अपने फोर फादर से, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है। लेकिन पेरेटो को ये ज़रूर पता था कि जो अगर सोसाइटी में जो मेजॉरिटी ऑफ द एलीट जो होंगे, अगर वो अपना स्टेटस इनहेरिट कर रहे होंगे, मीन्स अपने जो पूर्वजों से अपना एलीट वाला स्टेटस पा रहे होंगे, और उनका रोल वही रहेगा जो उनके पूर्वजों का था, जिन्होंने अपने मेरिट के बेसिस पे वो रोल पाया था। अगर उनके अब बच्चे जो हैं उनको भी वही रोल दिया जाए, तो हो सकता है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो उनकी इस नेग्लिजेंस और इनएफिशिएंसी की वजह से जो सोसाइटी होगी वो डिजेनरेट हो जाएगी। मीन्स कि वो करप्ट हो जाएगी, मोरली इनकेपेबल हो जाएगी किसी भी डिसीजन को लेने में और उसको एग्जीक्यूट करने में। लेकिन अब यही है कि जो न्यू एलिट्स आएंगे, जो अपनी मेरिट के बेसिस में अपनी मेहनत से निकल कर ये एलिट वाला स्टेटस प्राप्त करेंगे, तो उन लोगों में क्या होगी? एक वाइटैलिटी होगी, मीन्स फ्रेशनेस होगी, फ्रेशनेस ऑफ आइडियाज़ होंगे और इमेजिनेटिवनेस होगी। तो इनसे क्या होगा कि नए तरीके के विचार लाए जा सकेंगे सोसाइटी में। और जो लोग नीचे से निकल के आएंगे अपने मेरिट के बेसिस पे, अपनी कैपेबिलिटी से निकल के आएंगे, तो उनको एक ग्राउंड लेवल रियलिटी पता होगी, और उसके अनुसार वो बहुत अच्छे डिसीजन ले सकेंगे, पॉलिसीज़ बना सकेंगे। तो इसी तरीके से अगर आप उसको रियल लाइफ में देखेंगे, जो आईएएस आईपीएस जो एक गाँव से निकल के रूरल एरियाज़ से आते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा आइडिया रहता है एक एक गाँव में, गाँव की परेशानियों का। तो उसमें जब वो उस रोल में जाते हैं, उस एलीट वाले स्टेटस पे जाते हैं, तो अगर वो उन सबको अप्लाई करेंगे पॉलिसीज़ बनाने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में, तो वो उन लोगों के कंपैरिज़न में जिन्होंने अपना जो स्टेटस पाया होगा, या फिर अपना जो स्टेटस पाया होगा अपने पूर्वजों से, अपने फ़ोरफ़ादर से, या फिर जो अर्बन एरियाज़ में रहे होंगे, बड़े शहरों में, और उनसे अच्छी वो एक वाइटैलिटी और इमेजिनेटिवनेस लेके आएँगे। तो यही इनका कहना है। अब अकॉर्डिंग टू पेरेटो, इट इज़ नॉट ओनली द इंटेलिजेंस एंड कैपेबिलिटी बट आल्सो द रेसिड्यू ऑफ क्लास 1 दैट अफेक्ट द सोसाइटी। अब क्लास 1 रेसिड्यू क्या है क्लास 1 और क्लास 2 के? अब रेसिड्यू ऑफ क्लास 1 है फॉक्स की, और क्लास 2 की है लायन की। अब ये लायन और फॉक्स वाला क्या कॉन्सेप्ट है? ये मैकियावेली से लेके आए हैं। मैकियावेली ने एक बुक लिखी थी द प्रिंस करके, उसमें उन्होंने बताया कि
द किंग शुड हैव द क्वालिटीज़ ऑफ बोथ द लायंस एंड द फॉक्सेस। मीन्स जो एक राजा होता है उसके अंदर 2 तरीके की क्वालिटी होनी चाहिए। एक लायन की तरह वो करेजियस होना चाहिए और फॉक्स की तरह वो चालाक होना चाहिए। तो वही यहाँ पे ये रेज़िड्यू ऑफ क्लास 1 है जो कि फॉक्स वाली है और क्लास 2 है जो लायन वाली है। तो अब पढ़ते हैं इसके बारे में देखते हैं कि द आइडियल गवर्निंग एलीट मस्ट हैव अ मिक्सचर ऑफ रेज़िड्यू ऑफ क्लास 1 एंड क्लास 2। मीन्स जो आइडियल जो एलीट होगा, गवर्निंग एलीट जो होगा उसमें ये दोनों क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि मीन्स वो चालाक भी होना चाहिए, करेजियस भी होना चाहिए, बोल्ड भी होना चाहिए अपने जो भी उसने डिसीज़न लिया है उस पे स्टैंड रहने के लिए। और जब भी उसे लगे कि हाँ, अभी चेंज लाया जा सकता है, उसको एक अलर्टनेस और क्लेवर होना चाहिए फॉक्सेस की तरह भी। तो आगे इन्होंने बताया कि द लायंस हैव द क्लास 2 टाइप ऑफ रेज़िड्यू। मीन्स कि जो लायन होते हैं उनके अंदर क्लास 2 टाइप ऑफ रेज़िड्यू है। रेज़िड्यू क्या है? रेज़िड्यू मीन्स अवशेष, किसी चीज़ का कोई टुकड़ा। मीन्स ये कहना चाहती है कि जो क्लास 2 टाइप ऑफ एलीट हैं, उनके अंदर थोड़ी लायन वाली क्वालिटीज़ रहती हैं। अब ये क्या है कि जो ये किस चीज़ को प्रमोट करते हैं? कंज़र्वेटिव आइडियाज़ को, और रिप्रेज़ेंट करते हैं सोशल इनर्शिया को। मीन्स वो चेंज को रेडिली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और जो चेंज है जो समय के साथ जो एक ट्रेडिशन में लगता है कल्चर में कि कुछ चीज़ों को अब बदल देना चाहिए, तो ये उसके विरोध में रहते हैं। और एक सो और एलिमेंट ऑफ स्टेबिलिटी मीन्स कि स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा रहते हैं और सोसाइटी को चेंज नहीं होने देना चाहते। इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहती है अपनी फैमिली, ट्राइब्स और नेशन को लेके। दे रिवील इन देयर बिहेवियर क्लास सॉलिडैरिटी। अब ये अपने बिहेवियर में क्लास को अपने सपोर्ट करते हैं, अपनी देशभक्ति को लेके बात करेंगे, अपने धर्म को लेके बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं और कभी वो पीछे नहीं हटते कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने में जब भी नीड पड़ती है इन सबको बचाने में। अब नेक्स्ट है द फॉक्सेस। अब ये क्या है? ये क्लास 1 टाइप ऑफ एलीट हैं। इनका क्या है? ऑफ इंस्टिंक्ट फॉर कॉम्बिनेशन। ऐसा नहीं है इनका कि जैसे क्लास 2nd टाइप के थे लायन वाले कि वो अपने विचारों पे अडिग थे। इनका क्या है कि इनका टाइम के साथ ये फ्लो होते रहते हैं। जो चेंज है सोसाइटी में लाना है उनको, लेके आना है इनको। उसमें ऐसा नहीं है कि ये लड़ने लगेंगे, मार-काट करने लगेंगे। जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ या जो भी विचार हैं जो सोसाइटी के लिए प्रोग्रेसिव हैं, उनको ये लेके आते हैं। अब इनका कहाँ यूज़ होता है? सिस्टम मेकिंग में। मीन्स जो रूल्स रेगुलेशंस हैं या फिर कुछ नए तरीके के सिस्टम लाना है जो कि सोसाइटी की नीड है, तो उसको ये लेके आते हैं। या फिर मैनिपुलेट करने में, लोगों को अपनी बातों को मनवाने में, जब कोई लार्ज स्केल का फाइनेंशियल मैनिपुलेशन करना हो। तो इन अदर वर्ड्स फॉक्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस, एक्सपेरिमेंट्स, इनोवेशंस इन सोसाइटी। में जो भी सोसाइटी में एक्सपेरिमेंट होना होता है, चेंज लाना होता है, इनोवेशन करना होता है, नई चीज़ों को लाना है, नए विचारों को लाना है, जो भी पुराने आइडियाज़ हैं, थ्योरीज़ हैं, अगर वो अब लागू नहीं होती हैं सोसाइटी में, तो उनको हटा के ये नए विचारों को प्रमोट करते हैं, लोगों तक लेके जाते हैं। तो इस तरीके के जो होते हैं ये क्लास 1 टाइप ऑफ एलीट हैं। दे आर नॉट कंज़र्वेटिव एंड फेथफुल और स्टेबल। तो अगर आप देखेंगे हर कंट्री में जो पार्टीज़ हैं वो या तो द लायन वाले सिद्धांत पे चलती हैं, दूसरी हैं द फॉक्स पे। तो एक तरीके के जो फॉक्सेस को कह सकते हो आप लिबरल, और दूसरा होता है लायन वाले जो कंज़र्वेटिव। आप इनकी आपस में ही टेंशन चलती रहती है इन एलीट्स की। अब पेरेटो के ओपिनियन में द गवर्निंग एलीट मस्ट हैव द मिक्सचर ऑफ लायंस एंड फॉक्सेस फॉर इट टू फॉर्म एन आइडियल गवर्निंग क्लास। तो अब ऐसा नहीं है, अब 2 तरीके की पेरेटो ने क्लासेस बना दी गवर्निंग एलीट की। एक था लायन और एक था फॉक्स। लायन वाले क्या थे? वो कंज़र्वेटिव थे, मीन्स वो चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते थे, जो जैसा है उसको वैसा रखना है। फॉक्सेस क्या थे? वो इनोवेटिव आइडियाज़ को लाना है, उनको एक्सपेरिमेंट लाना है, मीन्स सोसाइटी की प्रोग्रेस करनी है। अब जो आइडियाज़ हैं उनसे आगे लेके जाना है। तो पेरेटो ने कहा कि अब ऐसा नहीं है कि अगर एक ही तरीके के जो एलीट हैं वो अगर रूल करेंगे, उनकी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से, तो वो सही नहीं होगा सोसाइटी के लिए। तो इससे अच्छा है कि जो मिक्सचर ऑफ लायंस एंड फॉक्सेस हैं, उनसे एक आइडियल गवर्निंग क्लास बनाई जाए। मीन्स जो लायन वाले हैं और फॉक्सेस वाले हैं, दोनों को कंबाइन करके जो इनोवेटिव आइडियाज़ को भी प्रमोट कर रहे हों और एक तरीके से जो स्टेबिलिटी की तरफ जो बात कर रहे हों, तो इन दोनों को ले आके एक साथ बिठाया जाए और इनसे गवर्न किया जाए सोसाइटी को। पेरेटो ने ये बताया किसके लिए? ये पॉलिटिकल सिस्टम के लिए था जो अब तक बताया, लेकिन सेम ही लागू होता है इकोनॉमिक सिस्टम के लिए भी। आइडियल इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होगा? मिक्सचर ऑफ स्पेक्युलेटर होंगे, जो कि फॉक्सेस हैं। स्पेक्युलेटर वही के जो चेंज और इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट कर रहे हैं, और एक तरीके से रेंटियर्स होंगे जो कि लायंस हैं, जो स्टेबिलिटी और कंज़र्वेटिव आइडियाज़ को प्रमोट कर रहे हैं, और इन दोनों की ज़रूरत होगी एक आइडियल इकोनॉमिक सिस्टम में। जो सोसाइटी है उसको अगर आइडियली गवर्न करना है अच्छे तरीके से, तो इन दोनों का जो मिक्सचर है, लायन और फॉक्सेस वाले जो क्वालिटीज़ हैं, जो भी एलीट्स में, उनको एक साथ लाना होगा और उनसे एक गवर्निंग बॉडी बनानी होगी जो कि रूल करे सोसाइटी को।
Thus, in his theory of circulation of elites from lions to foxes and vice versa, तो अब सर्कुलेशन ऑफ एलीट क्या है? पहले लायन के पास रहेगी, फिर फॉक्सेस के पास जाएगी और फॉक्सेस से फिर से लायन के पास जाएगी। मीन्स जो कंजर्वेटिव आइडियाज थे उनसे जाएगी कहाँ पे? जो इनोवेटिव आइडियाज थे, फिर इनोवेटिव से निकल के फिर कंजर्वेटिव पे जाएगी। तो अगर आप किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल हिस्ट्री निकाल के देखें तो जो भी पार्टी उसमें रूल कर रही होगी तो उसमें एक ट्रांजिशन चलता ही रहता है कि या फिर बहुत ज़्यादा जब कंजर्वेटिव पार्टी आती है तो वो कुछ ही दिन तक रूल करती है और उसके बाद फिर से ट्रांजिशन होता है किस पे? एक लिबरल या फिर बहुत इनोवेटिव पार्टी फिर से आती है जो कि इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करती है और एक रिलैक्सेशन प्रदान करती है सोसाइटी को। और जो एक स्टैग्नेशन आया होता है साइंटिफिक एडवांसमेंट या फिर अदर ब्रांचेज़ में सोसाइटी में, उसको वो फिर से मोबिलिटी प्रदान करती है। तो पेरेटो की ये जो थ्योरी है सोशल चेंज की, वो साइक्लिकल इन नेचर है। मीन्स ये चलती ही रहती है, लायन से फॉक्सेस पे जाएगी, फॉक्सेस से फिर से लायन पे जाएगी। मीन्स कंजर्वेटिव से कहाँ जाएगी? जो इनोवेटिव जो चेंज को एक्सेप्ट करते हैं उन पे, फिर चेंज वाले से फिर से जाएगी कहाँ पे? कंजर्वेटिव पे जो स्टेबिलिटी को प्रमोट करते हैं उन पे। और इसी तरीके से चलता रहता है, साइक्लिकल इन नेचर होता है, नॉट लाइक मार्क्सिस्ट थ्योरी। मार्क्सिस्ट की थ्योरी क्या थी कि द प्रोसेस एंड्स विद द कमिंग ऑफ कम्युनिस्ट सोसाइटी। मीन्स एक दिन प्रोलेटेरिएट क्या होगा, वो रेवोल्यूशन करेंगे और वहाँ पर ही ये थ्योरी समाप्त हो जाती है, उसके बाद का नहीं बताया। जबकि एक रियलिटी में देखा जाए तो ऐसा नहीं होता कि रेवोल्यूशन के बाद किसी कंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर से हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए और इसका कोई एंड नहीं है। मीन्स ये साइक्लिकल हमेशा चलती रहती है, इसका कोई एंड नहीं है। तो ये थी विल्फ्रेड पेरेटो की थ्योरी, थ्योरी ऑफ एलीट।